हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर एंड मेंटोर निशांत अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखी थी और उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने देखा कि क्या होता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही ये चीज देखा हमने कि उसमें क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक इक्वेशन की। ठीक है, तो लेट एफ एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो भी इक्वेशन दी जाए उस इक्वेशन में सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं, कौन से वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं और कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पर यूज किए गए। ठीक है, इन जनरल जो इक्वेशन दी जाती है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर z को कंसिडर किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर x एंड y को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एंड जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होती है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका a एंड b होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो हमारा ये रहता है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं एंड उसके बाद जो इक्वेशंस हमें मिलती हैं उनमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का काम। देन partially differentiating equation 1 with respect to x, we get del f upon del x is equal to, डिफरेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन हमें मिलेगी। सपोज कीजिए वो इक्वेशन हम f1 के तौर पर कंसीडर करते हैं which is a function of x y z a comma p। सॉरी, z नहीं होगा यहाँ पर p हो जाएगा क्योंकि हमारा जो इक्वेशन बनेगा उसमें हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स पर इंक्लूड करते हुए देखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये बातें और ज्यादा क्लियर होगी। इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगेन हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट del f अपॉन del y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगा। सपोज करते हैं इसे f2 कंसीडर कर लें, यहाँ पर ये फंक्शन बन रही है इसे f2 कंसीडर कर लें। f2 x y q a कॉमा b, ये हो गया इक्वेशन 3। यहाँ पर जो q इस्तेमाल किए हैं इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि z का जो डिफरेंशिएशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, eliminating arbitrary constant a and b from equation 1, 2 and 3, then we get the required partial differential equation। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b को एलिमिनेट करेंगे तो हमें अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन कुछ ये दे दी जाती है z इज इक्वल टू
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि कौन से डिपेंडेंट, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर हमारे पास यहाँ z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर x एंड y है, एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम इसी लिख रहे हैं वो यहाँ पर a एंड b। ठीक है, तो बेसिक काम हमें ये करना है कि a और b को एलिमिनेट करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ देखने को मिलता है कि del z अपॉन del x इज इक्वल टू del x माइनस e का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन y माइनस b होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस ए, और चूंकि ये फंक्शन ऑफ y है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगी। ठीक है, तब जाकर के हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलता है del z अपॉन del x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू del z अपॉन del x। बच्चों आपको याद होगा कि del z माइनस del x के बारे में हमने क्या लिखा था, इसकी वैल्यू p कंसीडर किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, del z अपॉन del x जो होता है ये आप p नोटेशन के तौर पर यूज भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक इसी तरह से partially differentiating equation 1 with respect to y, we get del z upon del y is equal to x minus a का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस फिर उसी तरह से y माइनस b होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू हमें 0 मिलेगी और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने पर 2 इंटू वाई माइनस ए मिलेगा। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट हम यहीं पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। del z अपॉन del y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस ए। फिर इसे भी अगर इसी तरह से अरेंज करें, y माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू del z अपॉन del y, एंड ये वैल्यू फिर से y माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू p, इसे सॉरी p नहीं होगा, यहाँ पर q होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, याद रखिएगा जो आप q यूज करते हैं, del z अपॉन del y की वैल्यू जो होती है वो आपकी q होती है। इसे हमेशा जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े तो इस चीज को, इन नोटेशंस को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए आपके पास 3 इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करें। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसके हेल्प से आपको पता है कि z इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। जो आपकी इक्वेशन 2 दी गई है उसमें आपको पता चल रहा है कि x माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो 1/2 दी गई है। उसी तरह से इक्वेशन 3 जो दी गई थी उसके हेल्प से आपको पता चल रहा है कि y माइनस बी जो है वो 1/2 इंटू क्यू। अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि x माइनस ए की जगह पर इस वैल्यू को पुट करें, y माइनस बी की जगह पर इस वैल्यू को पुट करें। ऑब्वियस है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get z is equal to 1 by 2 p whole square 1 by 2 q whole square। ठीक है, नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगा p square by 4 q square by 4 and this value is equal to 4z p square plus q square। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसके बाद इसी तरह से अलग अलग कुछ केसेस बनते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर। फिर उसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं और किस तरह की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल का इक्वेशन का फॉर्मेशन के दौरान हमें तीन केसेस मिलेंगे। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ independent variable is equal to number of arbitrary constant, जिसे हम AC लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिचुएशन हो सकता होगा। सेकंड सिचुएशन ये हो जाएगी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो लेस देन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और जो तीसरा केस रहता है उसमें होता है नंबर ऑफ independent variable greater than number of arbitrary constant। ठीक है, एक केस में इक्वल हो जाएंगे, दूसरे केस में लेस हो सकते हैं, तीसरे केस में ग्रेटर हो जाएंगे। इन तीनों ही केसेस में हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनते हैं। पहला केस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस केस में जो रिजल्ट मिलता है वो हमें ये है। इस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाएगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल यूनिक होगी। वी गेट ए यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। सपोज कीजिए आप z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab कंसीडर करें। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं x एंड y, और जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो यहाँ पर a और b। आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं 2, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं 2। अब इसके हेल्प से हमें जो रिजल्ट यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है कि एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि कैसे एक यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, z is equal to ax plus by plus ab, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सबसे पहले क्या कीजिए कि पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, then del z upon del x is equal to आपको a मिलेगा। इसे आप इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए। ठीक इसी तरह से पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to y कीजिए। यहाँ पर आपको del z upon del y this value is equal to b आपको, ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है, ये तीन इक्वेशन जब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इन तीनों इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b।
आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन 2 है उसके हेल्प से a की वैल्यू आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिली हुई है, जिसे आप p कंसिडर कीजिए। और जो सेकंड थर्ड इक्वेशन मिल रही है वहां पर देखने को मिल रहा है कि b की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई है, और ये वैल्यू को आप q कंसिडर कीजिए। फिर इसके बाद आप इक्वेशन 1 में इन सभी वैल्यूज को पुट करें। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p इंटू q। ठीक है, इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है px प्लस qy प्लस p इंटू q। और देख सकते हैं ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपने आप में एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम यूनिक कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जो डिफरेंट केसेस बने थे, जो बाकी के दो केसेस हैं, वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज्यादा बन सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस जो हमारा था वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सेकेंड केस में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे वो सभी आपको हायर ऑर्डर वाले ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। देख सकते हैं रिजल्ट में we get partial differential equation of higher order या फिर order greater than 1। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसे देखते हैं। z is equal to ax plus by plus c xy। यहाँ देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर हमारे पास z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर x एंड y है, जबकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है a b और c। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर कितना है 3, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं 2। यहाँ देख सकते हैं 2 लेस देन 3। तो इस केस में देखें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनता है। z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c xy है, इक्वेशन 1 करेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमें सबसे पहला चीज मिलेगा डेल z अपॉन डेल x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस cy। ये इक्वेशन 2 कंसीडर की। उसी तरह से डेल z अपॉन डेल y इस वैल्यू इज इक्वल टू b प्लस c इंटू एक्स कंसीडर करेंगे। ओके, ये इक्वेशन 3 हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि अभी तक हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का काम है पूरा अभी हुआ नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को अगेन आप डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हाँ प्लीज, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 में भी सेम यही काम करें कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर भी वैल्यू हमको जेड 0 ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक काम ये कर सकते हैं हम कि इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 जो है उसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका इक्वेशन 2 है उसमें y का वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इसे हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दे तो हमें c की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और c की वैल्यू एक बार हमें मिल जाती है तो फिर आसानी से a और b दोनों की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है।
चलिए वही करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 partially differentiating with respect to y इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर del 2 z अपॉन del y इंटू del x दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको c मिल जाएगा। अब इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तभी वैल्यू आपको c ही मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि del 2 z अपॉन del y इंटू del x की जो वैल्यू होती है वो del 2 z अपॉन del x इंटू del y के बराबर। अब ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 4 के तौर पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो इक्वेशन है वो लेंदी बनता है, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं कि c की वैल्यू आपको मिल जाती है del 2 z अपॉन del x इंटू del y, ठीक है। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो s, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो r है वो आपका del 2 z अपॉन del x स्क्वायर होता है, जो आपका t है उसे आप del 2 z अपॉन del y स्क्वायर लिखते हो, एंड जो आप s यूज करते हो वो del 2 z अपॉन del x इंटू del y, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें देखने को मिलेगा कि del z अपॉन del x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है a प्लस सी वाई, a प्लस सी वाई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम b यूज करेंगे और c की जो वैल्यू है वो हमें s मिल जाए, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलती है p माइनस एस इंटू वाई। इसे आप कंसिडर कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अच्छा 4 हो चुका है, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन 3 से आप देखेंगे कि आपके पास वहां del z अपॉन del y इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिली थी b प्लस सी एक्स, b प्लस सी एक्स। इसे आप यहाँ पर क्यों लिखिए, b की जो वैल्यू है वो तो आपको फाइंड ही करनी है, c की वैल्यू s है और यहाँ पर से x, यहाँ आपको मिल रहा है b की वैल्यू q माइनस एस एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 होगा। अब देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपको मिल रही थी p माइनस एस वाई, b की वैल्यू आपको यहाँ पर से q माइनस एस एक्स मिला हुआ है, और c जो है वो आप s फाइंड कर चुके, ठीक है। तो अब आपका जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इंटू वाई, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू एक्स। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है p माइनस एस इंटू वाई एक्स, q माइनस एस इंटू एक्स टू वाई, और c की जगह पर s एक्स वाई एंड दिस वैल्यू। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें कुछ वैल्यूज कुछ इस तरह से मिलती हैं, z इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एस एक्स इंटू वाई, क्यू वाई माइनस एस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो अब सॉल्व करें तो z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एस एक्स इंटू वाई, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करें आपको देखने को मिलेगा z इज इक्वल टू, तो आप लिखे हो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एस इंटू एक्स वाई, तो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, y इंटू
del z upon del y x into y into del 2z upon del x into del y। तो आप देख सकते हैं तो ऑर्डर कितना है, 2 है। इसी वजह से कह रहे थे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर आपके लेस हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब उस केस में आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा केस आता है, थर्ड केस, उसमें हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये है, वी गेट the partial differential equation of order 1 with counting greater than 1। ठीक है, with counting greater than 1, या फिर आप ये भी कह सकते हो we get more than one partial differential equation of order 1। ठीक है, इस केस में जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 तो होगा ही, बट उसकी वो आपको एक से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो पार्शियल एक इक्वेशन हम देखते हैं z इज इक्वल टू ax प्लस, क्या केस लिया गया है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 3, ax प्लस y लिया गया है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आपको z दिया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर x एंड y है, एंड जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आपको a दिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इनकी ये टोटल काउंटिंग 2 रखते हैं, टोटल काउंटिंग 1 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यहाँ हमें मिलेगा del z अपॉन del x इज इक्वल टू a, ये आपका इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट del z upon del y partially differentiate with respect to y, so then यहाँ पर del z upon del y is equal to आपको यहाँ 1 मिल रहा है, यानी कि आप डिफरेंशिएट करेंगे ax with respect to y प्लस del y with respect to y, तो वैल्यू आपको मिलेगी del z upon del y is equal to 1। ठीक है, क्योंकि ये तो x का फंक्शन है तो वो तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा आपको टोटल कितने इक्वेशंस मिल रहे हैं। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन में आपको a की वैल्यू मिल गई। जो आपका थर्ड इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई भी एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये आपका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और जिसका ऑर्डर जो है वो 1 है। ठीक है, आप देख सकते, लिख लीजिएगा, this is a partial differential equation of order 1 as here as there is no arbitrary constant present, as there is no arbitrary constant in this equation।
इस इक्वेशन में कोई भी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और एक प्रॉपर तरीके से ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटेन कर रहा है, दैट्स व्हाई ये एक आर्बिट्रेरी, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा इसके बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है वो एक अनदर दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ax प्लस y था। a की वैल्यू जो हमें मिली है del z अपॉन del x मिली है, दिस इज सेट, ये हमारा सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा था। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 कंसीडर करें। इस तरह से हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहे हैं, एक इक्वेशन 3 में मिल रहा है और इक्वेशन 4 में मिल रहा है। ठीक है, तो हमने जो तीन केसेस देखे हैं उसमें ये थर्ड केस है वो साफ साफ बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से ग्रेटर हो जाते हैं तब हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो उन वो हमें ऑर्डर 1 वाली ही मिलेंगी, बट उनका जो काउंटिंग होगा वो टोटल एक से ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने सेकंड केस में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर लेस देन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें और ऐसी मिलेंगी जिनका ऑर्डर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट केस है उसमें हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों ही जो है वो सेम है, दोनों का काउंटिंग सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड जो भी आपकी क्वेरी डाउट जो भी चीजें होंगी वो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर अपने कमेंट जो बॉक्स दी गई है वहां पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।